हेलो स्टूडेंट, कैसा हो सब लोग। मैं हूं मंथन पटेल, आपका केमिस्ट्री मेंटर। लेक्चर नंबर 16 के अंदर पहले देख लेते हैं। 17 चालू करने से पहले 16 के अंदर हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कैलकुलेशन पढ़ी। क्या पढ़ा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कैलकुलेशन, जहां पे हमने सी का यूज किया था। क्लियर ना? विद रिस्पेक्ट टू सी कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन हमारे पास थी। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना है किसका? नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ से जो आगे दूसरे 5 लेक्चर होने वाले उसमें खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब जो पढ़ने वाले वो इक्वेशन जैसे जितना हमने ज्यादा भार दिया था कि इसके ऊपर हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए, वैसे ही अब होगा नॉन स्टैंडर्ड के लिए। क्योंकि पहले जब मैंने आपको इसके पहले और इसके लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि जब हमने 2 बाइफरकेशन किए तब हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन वाला भी था और नॉन स्टैंडर्ड वाला भी था। नॉन स्टैंडर्ड वाला जो तब मैंने कहा था कि वो हम सॉल्व करेंगे नॉन इक्वेशन से। क्लियर? और अब नॉन इक्वेशन की बारी आएगी तो सबसे पहले हमने अब तक के जो फॉर्मूला पढ़े हुए हैं वो फॉर्मूला को एक बार आप रिकैप कर लीजिए अच्छी तरीके से। क्या था कि जब भी कभी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें ढूंढना है तब हमें उसको E0 सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? E0 सेल फॉर फुल सेल। E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड ऑफ E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन ऑफ एनोड। उसको आप ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लिख सकते हो तो वो एनोड माइनस कैथोड हो जाएगा। क्लियर? वो डिपेंड करेगा आपको क्वेश्चन के अंदर कौन से प्रकार की वैल्यू दी गई है, और 99% तक केस के अंदर आपको रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यू देंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी वो सारी की सारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर हमने हर एक के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ही लिखी थी जो कि स्टैंडर्ड थे, जिसको हमने एसआरपी कहा था। याद कीजिए, गैल्वेनिक सेल के अंदर, माफ कीजिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। क्लियर ना? एसआरपी की वैल्यू जिसकी ज्यादा वो रिड्यूस, जिसकी कम वो ऑक्सीडाइज, वो सारी वैल्यू चीजें हम रिजल्ट पढ़ के आए। क्लियर? तो वो सारी चीजों को आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें डिफरेंट केसेस पढ़ने होंगे फॉर हाफ सेल एंड फॉर फुल सेल। याद रखिएगा दिमाग में हमें पढ़ना क्या है। क्लियर? सबसे पहले तो हमें जब नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कैलकुलेशन करनी है तो नॉन स्टैंडर्ड वाली जो बात है उसको हम पहले क्लियर कर देते हैं कि हमारे पास जब स्टैंडर्ड कंडीशन होती है तब हम टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन क्या लेते थे वो हमने अगले लेक्चर में सीखा। लेकिन जब नॉन स्टैंडर्ड है तो उसका टोटल ऑपोजिट लेना है। यानी कि हमारे पास जो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है वो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, वो कंडीशंस कौन कौन सी है मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। आपका जो टेम्परेचर है वो क्या नहीं होना चाहिए? 298 केल्विन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो वो स्टैंडर्ड कहा जाएगा। आपका जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक नहीं होना चाहिए, यानी 1 atm नहीं होना चाहिए, वरना वो स्टैंडर्ड कहा जाएगा। और आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन क्या नहीं होनी चाहिए? 1 मोलर नहीं होनी चाहिए, वरना वो स्टैंडर्ड कहा जाएगा। क्लियर ना? ये तीन कंडीशन ऐसी थी जो क्या थी? स्टैंडर्ड के लिए थी। लेकिन अब ये तीन कंडीशन किसके लिए है? नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसके लिए है? नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए ये कंडीशन मैंने यहाँ पे आपको बताई हुई है। याद रखिएगा खास क्या है? नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ये कंडीशंस है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ढूंढने के लिए मुझे जो कंडीशन ढूंढनी पड़ती है उसमें 2 प्रकार हो जाते हैं, एक स्टैंडर्ड और एक नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड की बात हमने 16 लेक्चर के अंदर कर दी। अब 17 लेक्चर में हम नॉन स्टैंडर्ड की बात करने वाले हैं। ठीक है? यहाँ पे हम नॉन इक्वेशन को डिराइव करेंगे, लेकिन नॉन इक्वेशन को डिराइव करने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं जो आप 11 साइंस के अंदर थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ के आए। बहुत ज्यादा काम का टॉपिक है, याद रखिएगा क्लास। एक्चुअल में वहां पे आपने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, डायरेक्ट वो फॉर्मूला हमारे पास आया था। वो क्या था? वो फॉर्मूला को जानने से पहले हम बात कर रहे थे कि इसको ढूंढने के लिए या स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड के लिए इस कौन से प्रकार के सेल की बात कर रहे हैं? गैल्वेनिक सेल की। क्लियर ना? तो फॉर गैल्वेनिक सेल हमने 2 चीजें पढ़ी थी। गैल्वेनिक सेल के लिए मेन बात ये थी कि एक, हमें वहां इलेक्ट्रिकल करंट देना नहीं पड़ता, वहां जनरेट होता है, मतलब हम केमिकल प्रोसेस करवाते हैं और हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है। क्लियर ना? और उसकी वजह से यहाँ पे जो रिएक्शन होते हैं वो सबके सब रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं? ये जो गैल्वेनिक सेल होता है वो गैल्वेनिक सेल के अंदर जो रिएक्शन होते हैं वो सबके सब रिएक्शन कौन से होते हैं? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं ना। क्या होते हैं वहां पे? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। अगर वहां पे स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, याद रखिएगा, अगर वहां पे स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं तो आप लोगों ने पढ़ ली वहां पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या मिलती है? गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव मिलती है। क्लियर ना? क्योंकि यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है क्योंकि यहाँ पे वर्क सिस्टम काम करता है। सिस्टम काम कर रहा है ना, इलेक्ट्रिकल प्रोसेस, सॉरी माफ कीजिए, केमिकल प्रोसेस हो रही है, सेल के अंदर प्रोसेस हो रही है, मतलब सेल काम कर रहा है, मतलब सिस्टम काम करे, मतलब वर्क बाय द सिस्टम।
याद करो, थर्मोडायनेमिक्स बहुत काम का टॉपिक है। आपको कुछ नया लगे, जाइए पीछे 11 साइंस की बुक खोलिए और देख लीजिए वहां पे क्या था। क्लियर? और वो ना देखना हो तो इस लेक्चर के अंदर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको सब में क्लियर कर देता हूं। चलिए, क्लियर? डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम है वो कौन, सॉरी, यहाँ पे जो वर्क डन है वो कौन करता है, सिस्टम करती है। क्लियर ना? मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूं क्या, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। क्लियर? यहाँ पे जो काम है वो काम कौन करता है, वर्क डन जो है वो कौन करता है, सिस्टम काम करती है। मतलब कि सिस्टम की एनर्जी जो है वो यूजफुल काम करने में खर्च हो जाती है, खर्च होती है तो इसकी एनर्जी कम होगी, और कम होगी इसलिए तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है। क्लियर ना? और इसीलिए याद कीजिए, हमने वहां पे एक फॉर्मूला लिखा था। कौन सा फॉर्मूला था? वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी। याद आया? गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है उसका जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव होता है। क्यों? थर्मोडायनेमिक्स में याद कीजिए, यहाँ पे गैल्वेनिक सेल के अंदर वो चीज अप्लाई होती हुई आपको नजर आ रही है। देखिए, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है वर्क डन के समय। क्यों? क्योंकि सिस्टम जब काम करती है ना, सिस्टम काम करती है, जितना वर्क होगा। देखिए, मैं आपको सीधी बात समझाता हूँ। मेरे पास एक सेल है, पैनासोनिक का या व्हाटएवर सेल है मेरे पास, वो सेल आप जितना यूज करोगे, जितना वर्क करोगे, उतनी उसकी एनर्जी कम होगी ना। यानी कि वो जितना हमने उसको यूज किया उतने टाइम तक वो कम चलेगा। क्लियर? जैसे कि उसका जो लाइफ पीरियड है वो, जैसे कि 1 महीना वो चलने वाला है, तो हम जितना काम उससे करवाएंगे उतना उसका लाइफ पीरियड कम होता जाएगा। मतलब कि एनर्जी जो काम करने में यूज हो रही है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खर्च हो जाएगी। मतलब वो नेगेटिव होता जाएगा। दिख रहा है, जितना काम करवाओगे उतनी एनर्जी कम होगी। ये याद रखेगा। जो सेंटेंस बोल रहा हूं उसको मेंशन करना हो तो मेंशन कर दीजिएगा या नोट डाउन कीजिएगा खास। क्या? W इज इक्वल टू माइनस डेल जी। क्लियर ना? याद रखिएगा खास। अब एक और चीज, यहाँ पे हमने एक और फॉर्मूला भी डिराइव किया था। क्या फॉर्मूला था वो? डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF E सेल एंड फॉर स्टैंडर्ड कंडीशन डेल्टा Z0 इज इक्वल टू E नॉट सेल। याद कीजिए ये फॉर्मूला, याद आया? ये फॉर्मूला भी हमने वहां पे डिराइव किया था। क्लियर? ये फॉर्मूला एक्चुअल में वहां पे हमने डायरेक्ट एक्सेप्ट किया था और यहाँ पे सबकी वैल्यू हमने लिख दी थी कि N की वैल्यू ये है, F की वैल्यू ये है, ई नॉट सेल ये कहा जाता है। लेकिन एक्चुअल में ई नॉट सेल क्या है वो मैंने तब भी आपको कहा था कि ये आपको 12th साइंस में पढ़ना है। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होगी जो स्टैंडर्ड कंडीशन में होगी, तो उसको हम नोट की साइन से इंडिकेट करेंगे, डिनोट करेंगे। क्लियर? याद कीजिए उस स्टेटमेंट को खास। ये चीज डेल्टा Z0 माइनस NF E नॉट सेल। अब ये जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है, देखिए मेरी बात सुनिए, जिसको ये समझ में भी आया कहां से, उसको मैं यहाँ पे आपको डिराइव करके बता देता हूं। चलिए, डेल्टा जी नॉट, माफ कीजिए, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल कहां से आया? एक बात समझ लीजिए, फिजिक्स के कुछ फॉर्मूला इसके अंदर डिराइव करने में आपको काम में आएंगे। 10th के अंदर भी हम क्या पढ़े थे? पोटेंशियल डिफरेंस। याद आया? V पोटेंशियल डिफरेंस एट होता था, पोटेंशियल डिफरेंस एट टू बैरियर, जहां पे हमारे पास दो जंक्शन, माफ कीजिए, जो जंक्शन दो थे, तो वहां पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला डिराइव किया। क्या था वो फॉर्मूला? वो फॉर्मूला था V इज इक्वल टू W बाय Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। याद आया? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। याद कीजिए, मैं आपको डिराइव करना सिखा रहा हूं। ये कैसे आया, क्योंकि बहुत जरूरी है, काम में आएगा। V इज इक्वल टू W बाय Q, ये फॉर्मूला है। सो वर्क डन इज इक्वल टू मीन्स W इज इक्वल टू V इंटू Q हो जाएगा। सिंपल। क्लियर? W इज इक्वल टू V इंटू Q हो जाएगा। वर्क डन इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू चार्ज। अब ये माफ कीजिए, हाँ, वोल्टेज यानी क्या था? एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस था, यानी पोटेंशियल था सेल का, और Q क्या था? हमारा चार्ज था। क्या था? चार्ज। क्लियर? याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूं। हम ये फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं फिलहाल, थोड़ी देर बाद हम इसको डिराइव कर देंगे। चलिए, V इंटू Q, ये फॉर्मूला आपने 10th के अंदर भी पढ़ा और इवन 11th साइंस के अंदर भी आ गया, फिजिक्स के अंदर। क्लियर? तो V जो कि पोटेंशियल कहा जाता है, Q जो कि चार्ज कहा जाता है। मैंने एक आपको बात बहुत पहले डिराइव करवा दी थी। वो बात कौन सी थी? बहुत पहले मैंने आपको एक चीज डिराइव करवा दी। क्या? 1 मोल, अब मैं उसको वापस डिराइव नहीं करवाऊंगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का
जो चार्ज होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज, याद कीजिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी कि Q, कैपिटल लिखता हूं आपको समझ में आए, वो कितना था 96500 कूलम। याद करो इस चीज को, याद करो क्या कहा था मैंने, टोक्योमेट्री भी मैंने उसके लिए आपको करवाई थी। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि फॉर डैनियल सेल की बात करते हैं, समझ में आ जाएगा आपको, पूरा वो तो हमने डिराइव कर दिया है। फॉर डैनियल सेल, जैसे कि डैनियल सेल के इक्वेशन क्या थे, डैनियल सेल के हमारे पास इक्वेशन क्या थे एनोड और कैथोड के, कि भाई जिंक Zn gives Zn plus 2 electron minus, Cu plus 2 electron minus gives Cu। रेडी ना, ये हमारा एनोडिक इक्वेशन था, माफ कीजिए ये हमारा एनोड का इक्वेशन था, ये हमारा कैथोड का इक्वेशन था। क्लियर, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वाला इक्वेशन था। अब इसकी स्टोकियोमेट्री को समझिए, क्या स्टोकियोमेट्री बोल रहा हूं जब हम मोल की बात कर रहे हैं, मैंने 1 मोल जिंक लिया तब 1 मोल Zn+2 मिला और मुझे 2 मोल इलेक्ट्रॉन मिले। मैंने आपको वो चीज बताई थी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। 1 मोल कॉपर के आयन जब 2 मोल इलेक्ट्रॉन के साथ 2 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर के अंदर। ये हमारी स्टोकियोमेट्री कहती थी। क्लियर ना, तब हमने वहां पे डिराइव किया था कि सपोज इलेक्ट्रॉन का चार्ज, सपोज इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लेते हैं, सपोज नहीं वो तो है ही, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो था 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, तो वो 1 मोल के लिए है, तो हमने n मोल के लिए डिराइव किया था और पूरा फॉर्मूला वहां पे आया था। तब हमने 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया था, जो भी सब हुआ था वो क्या था, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का हमें चार्ज मिला था और उसी को मैंने 1 फैराडे कहा था। और ना कहा हो तो आप जान लीजिए वो क्या है, 1 फैराडे की वैल्यू है, 1 फैराडे, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। एक्चुअल में ये चीज थर्मोडायनेमिक्स में तो मैंने आपको बताई ही थी, जब ये फॉर्मूला डिराइव हुआ थर्मोडायनेमिक्स में तब ये चीज मैंने बताई थी। 1 फैराड इज इक्वल टू 96500 कूलम। क्लियर, 1 फैराड की वैल्यू वहां पे थी। तो ये स्टोकियोमेट्री याद रखिएगा, डिपेंड करता है आपके इक्वेशन के ऊपर आपने कितने मोल लेने हैं। रेडी, खास याद रखिएगा। अब देखिए इस फॉर्मूला के ऊपर आते हैं, चार्ज। चार्ज 1 मोल का चार्ज, समझिए 1 मोल का चार्ज, याद रखिएगा हम क्या कह रहे हैं, 1 मोल का चार्ज, मुझे पता नहीं फिर कितने मोल है तो मैं n मोल लेता हूं। 1 मोल का चार्ज कितना है 96500 यानी 1 फैराड जितना, क्या 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराड मींस 96500। तो n मोल का, जो मुझे पता नहीं है, n मोल के लिए मैं डिराइव कर रहा हूं, कितने हैं मुझे पता नहीं, n मोल इज इक्वल टू n मोल के चार्ज के लिए वो कितना हो जाएगा, देन n इंटू 1 मोल यानी कि nf। तो हमारे जो चार्ज की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, nf आ जाएगी, q इज इक्वल टू nf आ जाएगा। क्लियर, q इज इक्वल टू nf। और ये v तो क्या है, पोटेंशियल। पोटेंशियल को तो हम किससे दिखाते हैं, ई सेल से, सेल का पोटेंशियल ई सेल, उसको आप V से भी दिखाओ या ई सेल से दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि W इज इक्वल टू V की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, ई सेल, क्या लिख सकता हूं, ई सेल इंटू NF हो जाएगा, इंटू NF हो जाएगा। क्लियर, याद रखिए क्या हो जाएगा, NF Q की जगह पे, मैंने वो बता दिया आपको किस तरीके से ड्राइव हुआ। सारे स्टेटमेंट को याद रखिएगा, सब कॉन्सेप्चुअल है, पूरा आपको जेडब्ल्यू में और गुजसेट में और नीट में इतना काम में आएगा जिसकी कोई सीमा नहीं है, बहुत ज्यादा काम में आएगा, याद रखिएगा। चलिए W इज इक्वल टू ई सेल NF हो गया। अब W गैल्वेनिक सेल, जेनेसिस से मैं लिखा, गैल्वेनिक सेल के लिए W की वैल्यू तो क्या होती है, माइनस डेल जी होता है ना, तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं माइनस डेल जी इज इक्वल टू ई सेल इंटू NF। माइनस को सामने जाने देते हैं और फॉर्मूला को थोड़ा प्रॉपर लिखते हैं, माइनस NF ई सेल। देखिए ये चीज डिराइव होगी, आ गई, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF ई सेल। पर अगर ये तो क्या है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, ये स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए मैंने लिखा है, ये मैंने स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए लिखा है, पर ये जो है वो किसके लिए है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, इसलिए मैं बार बार मेंशन कर रहा हूं।
ये जो है वो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए है और ये जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए है। क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशन। रेडी? ये जो है वो नॉन स्टैंडर्ड के लिए है, ये है वो स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए। यहाँ पे क्या क्या होता है, तो जब ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको बता देता हूँ, ओरली आप लोग मेंशन कर दीजिएगा। ये जो एन है वो क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी मोल? जो कि मोल याद रखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी मोल, कितने मोल है, यानी यहाँ पे क्या आएगा? ये नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेडी? एफ की वैल्यू क्या है? 96500 कूलम फैराडे। और ई सेल क्या है? हमारे सेल का पोटेंशियल। क्या है? हमारे सेल का पोटेंशियल। रेडी? और ये तो आपको पता ही है क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी। चलिए मैंने सारी चीजें मेंशन कर दी है, याद रखिएगा खास। क्या? जब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए है तब, और ये जब स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए है तब। रेडी? फॉर्मूला मैंने यहाँ पे डिराइव कर दिया। ये क्यों मैंने डिराइव किया? क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है आप लोगों को सम सॉल्व करने में, खास क्योंकि ये इसके सम आते हैं, क्योंकि मर्ज कर देते हैं वो लोग इसको डेल्टा जी के साथ, खास करके जेडब्ल्यू के सम के अंदर। बाकी तो नॉर्मल सम है जो नॉन इक्वेशन से सॉल्व होने वाला है। रेडी? लेकिन ये इसलिए मैंने आपको पहले पढ़ाया क्योंकि ये भी बहुत काम की चीज है, याद रखिएगा खास कंसेप्चुअल। चलिए, तो ये जो है वो है डेल जी का फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिराइव कर दिया। अब बात करते हैं हमारा मेन फॉर्मूला जिसको हमें खास प्रूव करना है, जिसके लिए हमने ये नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ना है, वो है नर्न्स्ट इक्वेशन। क्या है? नर्न्स्ट इक्वेशन। याद रखिएगा, कुछ प्रोनाउंसिएशन उसको, कुछ लोग उसको नर्न्स्ट इक्वेशन कहते हैं, कुछ नर्न्स्ट कहते हैं। मुझे नर्न्स्ट अच्छा लगता है, आप लोग को जो अच्छा लगे आप लोग कीजिएगा। नर्न्स्ट इक्वेशन, क्लियर? खास याद रखिएगा। अब ये जो नॉन इक्वेशन है उसको डिराइव करने के लिए आपको एक थोड़ा वापस बैक जाना पड़ेगा। थर्मोडायनेमिक्स जब हमने पढ़ा था तब हमने इक्विलिब्रियम फोर्स के साथ कोलैबोरेट करके एक फार्मूला डिराइव किया था। जो लोग पढ़े हुए हैं प्रॉपरली उनको वो फार्मूला याद ही होगा, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं उन लोग को वो फार्मूला मगअप करना पड़ेगा। मगअप ना करना हो थोड़ी देर आपको नया लगेगा, थोड़ी देर याद कीजिएगा खास, क्योंकि ये फॉर्मूला देख के भाग मत जाना, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपको ऐसा लगेगा कि मैंने यहाँ पे देखा ही नहीं है फॉर्मूला, लेकिन चिंता मत करो, ये जो है वो आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जिन लोगों ने पढ़ा है उनको पता चल जाएगा, 11 साइंस में जिन लोगों ने प्रॉपर पढ़ा है उनको पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला क्या है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो लोग मगअप कर लो, सीधी बात है। क्लियर? डेल जी खास याद रखिएगा, डेल जी इज इक्वल टू डेल G0 इंटू RT/ln/Q। ये फॉर्मूला जो है वो हमने गिब्स फ्री एनर्जी जब पढ़ी तब ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। गिब्स फ्री एनर्जी जब हमने पढ़ा तब ये फॉर्मूला डिराइव हुआ था, और ना हुआ हो तो याद रख लीजिए, मगअप कर लीजिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा G0 इंटू RT/ln/Q। अब इसमें एक्चुअल में है क्या वो समझ लीजिए, मैं तो इसको मैं फॉर्मूला थोड़ा समझा दूंगा आपको। ये फॉर्मूला एक्चुअल में है क्या, ठीक है? आपको थोड़ा समझा देता हूँ, याद रखिए। देखिए, इसकी वैल्यू आपको पता है गिब्स फ्री एनर्जी है, ये भी गिब्स फ्री एनर्जी है, लेकिन नॉट की साइन लगी है, इसलिए स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर गिब्स फ्री एनर्जी है। तो पहले मैं इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ। डेल जी इज इक्वल टू ये माइनस NF ई सेल एंड डेल नॉट जी इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल। सिंपल, डेल जी इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल। रेडी? अब ये R जो है, R वो तो क्या है? गैस कांस्टेंट है। R क्या है? गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 8.134 आप जानते हो, तो आपको वही लिखनी है जो आप हर वक्त लिखते आते हो। टेम्परेचर जो है T, वो आपको खास ध्यान रखना है, खास 298 केल्विन मोस्ट केसेस के अंदर होगा, हर एक में होगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मोस्ट केसेस के अंदर टेम्परेचर 298 केल्विन होगा। और 298 केल्विन टेम्परेचर के लिए जो नर्न्स्ट इक्वेशन है वो थोड़ा और इजी बन जाता है, बाकी उसका जो एक्चुअल डेरिवेशन है वो थोड़ा अलग रहता है, ठीक है? याद रखिएगा खास, टेम्परेचर रहेगा ln। अब ln क्या है? ln है वो एक प्रकार का, बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ln एक प्रकार का नेचुरल लॉग है। क्या है? एक प्रकार का नेचुरल लॉग है वो। लॉगरिथमिक वैल्यू आप लोग पढ़े हो, फिजिक्स के अंदर भी आ गया होगा, 10th के अंदर भी आ गया। ln इक्वल टू नेचुरल लॉग। ln नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग में से जो कि ई बेस वाला लॉग होता है। क्या होता है? लॉग विथ बेस ई, और हमें जरूरत पड़ने वाली है लॉग विथ बेस 10।
तो log e में से log 10 सॉरी माफ कीजिए e बेस वाले log में से 10 बेस वाले log में जाना हो तो आपको पता है क्या करना है, आप लोग वो सीख के आए हो क्या, ln मतलब क्या log e, उसमें से log 10 बेस में जाना है, यहाँ पे ln मतलब क्या लिख देता हूं मैं log e, उसमें जाना तो क्या करना था 2.303 से मल्टीपल करना पड़ता है, तब आपका जो ये ई log वाला बेस है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, log 10 के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, log 10 के अंदर। उसके बाद ये जो Q है, Q वो आपका रिएक्शन कांस्टेंट है। क्या है, रिएक्शन कांस्टेंट। ये क्या होता है वो आपको मैं डिराइव करना सिखाऊंगा जब हम इक्वेशन लिखेंगे। एक्चुअल में रिएक्शन कांस्टेंट की वैल्यू वो होती है किसी भी इक्वेशन के लिए प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, याद रखिए क्या, किसी भी इक्वेशन के लिए प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय, कॉन्सेंट्रेशन बोल रहा हूं मैं, याद रखिएगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, वो होता है क्यू। मैं आपको भी बता देता हूं क्या, रिएक्शन कांस्टेंट जो है एक्चुअल में क्यू की वैल्यू क्या होती है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन किसी भी इक्वेशन के लिए डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर, याद रखिएगा खास, ये फॉर्मूला है। रेडी, याद कर लो, नहीं याद है तो याद कर लो, याद है तो बहुत अच्छी बात है। इसकी वैल्यू अब मैं यहाँ पे पुट करके देता हूं आपको, वैल्यू आप लोग खास याद रखिएगा। क्लियर, यहाँ पे मैं आपको वैल्यू पुट करके दे देता हूं। डेल्टा जी की वैल्यू माइनस एन एफ ई सेल, माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट की वैल्यू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, पहले पुट कर दी, इंटू आर टी एल एन क्यू को फिलहाल आर टी एल एन क्यू ही रहने देते हैं। क्लियर, चलिए अब देखिए मुझे ई सेल ढूंढना है। मैं लिखा मैंने क्या, कैलकुलेशन ऑफ नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि ई सेल ढूंढना है। अब मेरे पास ई सेल के दो फॉर्मूला ऑलरेडी थे, इस ई नॉट सेल के, सॉरी ई जीरो रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस जीरो रिडक्शन ऑफ एनोड। क्लियर ना, पर वो क्या था, स्टैंडर्ड कंडीशन वाला, ये नॉन स्टैंडर्ड वाला है। तो उसके लिए मुझे जब ई सेल ढूंढना है तो मुझे इस एन एफ को हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर दूं, इस पूरे डायरेक्ट कर रहा हूं, उस पूरे इक्वेशन को मैं माइनस एन एफ से डिवाइड कर दूं। क्या कर दूं, पूरे इक्वेशन को मैं माइनस एन एफ से डिवाइड कर दूं। क्या कर दूं, क्या कर दिया है देख लीजिए, माइनस एन एफ से डिवाइड कर दिया। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट इंटू आर टी एल एन के, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, माइनस एन एफ आ गया यहाँ पे। क्लियर, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि ये तो हमारा एक्चुअल वैल्यू है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, सेम यहाँ पे भी प्लस आएगा। चलिए माइनस एन एफ हो गया, इससे भी माइनस एन एफ से डिवाइड कर दो, सिंपल। चलिए माइनस माइनस कट जाएगा, एन एन कट हो जाएगा, एफ एफ कट हो जाएगा, माइनस माइनस कट, एन एन कट, एफ एफ कट। यहाँ पे क्या रह गया, ई सेल, क्या रह गया, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ये माइनस है, माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन क्यू। ये हो गया आपका नॉन्स्ट इक्वेशन। क्या हो गया, नॉन्स्ट इक्वेशन। याद रखिएगा यहाँ पे बीच में गलती से मल्टीप्लाई हो गया था, वो प्लस की साइन आएगी। क्लियर, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पूरा एक साथ आर टी एल एन क्यू और क्यू जीरो, वो तो हमें डेल जी कभी दे ही नहीं सकता, उनका टोटल देगा ना स्टैंडर्ड कंडीशन और ये फॉर्मूला, वो दोनों मिलके हमें डेल जी देते थे इक्विलिब्रियम में, याद कीजिए। सो ये जो है वो आपका कौन सा इक्वेशन फॉर्मूला हमने डिराइव किया यहाँ पे, ये जो है वो नॉन्स्ट इक्वेशन है। क्या है, नॉन्स्ट इक्वेशन, इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाय एन एफ इनटू एल एन क्यू। अब देखिए ये हमारा फॉर्मूला ऐसा है जिस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे कभी भी, पर जब भी कभी, मैंने आपको बताया, जब भी कभी टेम्परेचर 298 केल्विन है। क्या है, टेम्परेचर 298 केल्विन, if temperature is equal to 298 Kelvin, क्या, if temperature is equal to 298, most cases के अंदर वही होगा, if temperature is equal to 298 Kelvin, then put the value E cell is equal to E naught cell minus, अब देखिए एक स्टेप मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आप लोग वो लिखिएगा, वो स्टेप आप लोग लिखिएगा। क्या, आर की वैल्यू 8.134, टेम्परेचर 298, 8.134 इंटू टेम्परेचर 298 डिवाइड बाय एन, तो पता नहीं है तो वो एन ही रहेगा। एफ की वैल्यू 96500, यानी कि आर की वैल्यू इंटू टेम्परेचर डिवाइड बाय 96500 करोगे तो आपको उसका टोटल
कैलकुलेटर के अंदर जो कैलकुलेशन मिलेगा वो मिलेगा 0.592 माफ कीजिए 0.0592। मैं उसको 0.059 के लिए लिखता हूँ फिर क्लियर, दिन डिजिट तक लिखते हैं। डिवाइड बाय जो n है वो n एज इट इज रहेगा, n जो है वो क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। और उस वक्त मुझे इस ln को भी साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो log था, सॉरी ln था, उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया था, log के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, log 10Q। रेडी, ये हो गया आपका नॉन्स्ट इक्वेशन इन द केस ऑफ टेम्परेचर 298 केल्विन। क्लियर, याद रखिएगा। रेडी, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आपको कैलकुलेशन इसके अंदर जो करनी है वो किसकी करनी है, RT बाय F इंटू 2.303, क्योंकि ln जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, लॉग में। R की वैल्यू रखिए, टेम्परेचर की वैल्यू रखिए, फैराडे की वैल्यू रखिए, ये तो हमारे पास है ही। इस तीनों को कैलकुलेट कीजिए तो आपको जो फॉर्मूला मिलेगा, जो आंसर मिलेगा वो 0.059 मिलेगा। रेडी, वो वैल्यू वहां पे जब आप रख देंगे तब समझ में आई बात, log 10 इंटू क्यू। और यहाँ पे जो क्यू है वो कुछ बुक्स के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, वहां पे क्यू की जगह पे लिखा है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो आप वो भी लिख सकते हो, लेकिन जहां तक पॉसिबल हो वहां तक क्यू लिखिए, क्योंकि हम कुछ केसेस पढ़ने वाले हैं हाफ सेल के और फुल सेल के, वहां पे वो क्यू लिखा होगा तो एक पूरी सेम सीक्वेंस बनी रहेगी, तो आप लोग को बार बार दूसरा याद नहीं करना पड़ेगा, एक ही याद लीजिए बस, log 10 क्यू, क्यू मींस प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। क्लियर, तो ये आपके नॉन्स इक्वेशन का डेरिवेशन है, याद रखिएगा। खास हमने जो इसके अगले लेक्चर में किया वो स्टैंडर्ड कंडीशन वाला था, ये जो है वो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए है। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए हम नॉन्स इक्वेशन को डिराइव करते हैं। खास याद कीजिए एक चीज और कि नॉन्स इक्वेशन जो है उसमें जो ई सेल मेजर होता है वो दोनों सेल, किसके लिए, फॉर हाफ सेल एंड फॉर फुल सेल, फॉर हाफ सेल एंड फॉर फुल सेल, दोनों के लिए नॉन्स इक्वेशन यूज होता है, दोनों के लिए ई सेल की वैल्यू हमें मिलती है, और हाफ सेल एंड फॉर फुल सेल। अगले लेक्चर के अंदर हम हाफ सेल की बात करेंगे और उसके भी अगले लेक्चर के अंदर हम फुल सेल की बात करेंगे। क्लियर, हाफ सेल के कुछ केसेस हमें पढ़ने हैं, उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है नॉन्स इक्वेशन के थ्रू, वो लेक्चर नंबर 17 है, 18 के अंदर उसको देखेंगे। क्लियर, लेक्चर नंबर 17 में इतना ही रखते हैं, आपको कंपलसरी 2 टाइम लिख के लर्न करना है, प्रॉपरली याद रखना है। याद कीजिए ये सारा चीज जो है वो कंसेप्चुअल है, दिमाग में ना बैठे तो मुझे पूछिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कॉल करते हैं, क्लियर, और कॉल करके मुझे सारी चीजों को अपने आप फोन से ग्रास्प करवाते हैं, अपने अंदर उतार दिए सारी चीजें, मैंने जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे कॉल करके सारी चीजें अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। क्लियर, डाउट्स पूछ रहे हैं तो आप लोग भी प्रॉपर कीजिए, डाउट्स आपको जितने भी निकल रहे हैं मुझे कॉल कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक थैंक्स अ लॉट।